मैं हूं मीर हसन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कॉलेज नोट्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टेड ह्यूज की एक बहुत ही पावरफुल और विसरल पोएम डिस्कस करेंगे, क्रोज फॉल। 1970 में आई कलेक्शन फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो का ये एक वाइटल पार्ट है। ये पोएम एक ऐसे वक्त में लिखी गई थी जब टेड ह्यूज अपनी लाइफ के एक बहुत ही डार्क और इमोशनल बैरननेस वाले फेज से गुजर रहे थे। सिल्विया प्लाथ की डेथ के बाद ह्यूज ने यहां नेचर पोएट्री से हटकर मिथिकल नैरेटिव का रास्ता चुना। इस पोएम में क्रो सिर्फ एक बर्ड नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है हमारी ईगो की, एक सैटेनिक आर्केटाइप की और उस हमार्शिया की, फेटल फ्लॉ की, जो अक्सर बड़े बड़ों के डाउनफॉल का रीजन बनती है। पोएम शुरू होती है एक मिथिकल पास्ट में। क्रो तब वाइट हुआ करता था, शायद ये उसकी प्योरिटी या इनोसेंस का सिंबल था, पर उसके अंदर एक एग्जिस्टेंशियल जेलसी पैदा होती है। वो सन को देखता है जो ऑलमाइटी, पावर और ट्रूथ का सिंबल है, और उसे लगता है कि सन टू वाइट है, यानी कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। पर्सोनिफिकेशन ह्यूज ने क्रो के लिए ही यूज किया है, इट नहीं। क्रो यहां एक साइकोलॉजिकल एंटिटी है। द बिब्लिकल अल्यूजन, बिल्कुल लूसिफर की तरह क्रो को लगता है कि उसकी अपनी ग्लिटर और उसका रेज सन को हरा सकता है। प्रिपरेशन फॉर वॉर, क्रो खुद को वार्म अप करता है। वर्ड्स देखिए, फ्लश, क्लॉड, फ्लफ्ड, ये उस एरोगेंस की निशानी है जब इंसान अपने घमंड में अंधा होकर अपनी लिमिट्स भूल जाता है। At his battle cry, trees grew suddenly old, shadows flattened. जब क्रो अटैक करता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। एक टेम्पररी एक्लिप्स क्रिएट होता है, डीके ऑफ नेचर। ट्रीज सडनली ओल्ड दिखने लगते हैं। जब हमारा ईगो ट्रूथ या गुडनेस को ब्लॉक करने की कोशिश करता है तो हमारे आसपास की लाइफ अपनी वाइटैलिटी खो देती है। द क्लाइमैक्स, क्रो अपना बीक सीधा सन सेंटर पर एम करता है। वो एग्जिस्टेंस के कोर को चैलेंज कर रहा है, पर रिजल्ट क्या होता है? बट द सन ब्राइटेंड। बुराई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो गुडनेस को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। सन और भी ज्यादा चमकने लगता है और क्रो चार्ड ब्लैक होकर वापस गिरता है। उसका घमंड ही उसे जलाकर राख कर देता है। वेयर व्हाइट इज ब्लैक एंड ब्लैक इज व्हाइट, आई वन। ये पोएम का सबसे इंटरेस्टिंग और चिलिंग पार्ट है। क्रो पूरी तरह जल चुका है, उसकी वॉइस भी चार्ड ब्लैक हो गई है। फिजिकली वो हार गया है, पर यहां ह्यूज ह्यूमन ईगो की एक बहुत बड़ी रियलिटी बताते हैं, सेल्फ डिल्यूजन, द डीपर मीनिंग। क्रो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो एक इलॉजिकल लॉजिक देता है कि ऐसी जगह जहां व्हाइट इज ब्लैक और ब्लैक इज व्हाइट है, वहां मैं जीत गया हूं। ये हम इंसानों पर एक सटायर है। जब हम घमंड में हार जाते हैं तो हम अपनी हार मानने के बजाय रियलिटी की डेफिनेशन ही बदल देते हैं ताकि हम खुद को विनर कह सके। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर्म, ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। इसमें कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या मीटर नहीं है, जो क्रो के केओटिक और लॉलेस वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। रिदम, रिदम अनइवन है, कहीं सिर्फ 2 सिलेबल्स हैं तो कहीं बहुत सारे। ये मॉडर्न पोएट्री की निशानी है। मास्टरपीस, टेड ह्यूज इसे अपना मास्टरपीस मानते थे क्योंकि ये मॉडर्न मैन के स्पिरिचुअल क्राइसिस को दिखाती है। तो स्टूडेंट, क्रोज फॉल हमें सिखाती है कि ईगो और घमंड हमें कितना ब्लाइंड बना सकते हैं। हम अक्सर सन को चैलेंज करने निकलते हैं और जब जलकर राख हो जाते हैं तब भी अपनी खोखली विक्ट्री का जश्न मनाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या क्रो एक रेजिलिएंट हीरो है या सिर्फ एक डिल्यूजनल फूल? कमेंट्स में जरूर बताएं। होप आपको एक्सप्लेनेशन इजी, क्लियर और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल पर तो कॉलेज नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है लिटरेचर, नोट्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह। मैं हूँ मीर हसन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।